स्वागत आपका श्री आदे के इस YouTube चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3 की। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म। देखो, हम सिर्फ इसका बेसिक पढ़ेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1। तो बेसिक में देखो क्या है। सबसे पहले देखो, इसका जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस नाम का मतलब क्या है। दो का मतलब तो आपको पता है, दो ही होता है। चर का मतलब होता है ABCD के अक्षर। ABCD के अक्षर जैसे A B C से लेके Z तक। तो ABCD के जितने भी अक्षर है उसे अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जो संख्याएं होती है वो अचर में आती है। उसके बाद में रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिन पर घात एक होती है, एक घात वाले। एक घात वाले को अपन क्या बोलते हैं, एक घात वालों को अपन बोलते हैं रैखिक। समीकरण का मतलब समीकरण, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। कहने का मतलब ये जो प्रश्नावली 3 है, इसमें अपन पढ़ेंगे दो चर वाले, जिसमें दो चर हो और जिनकी घात एक हो और समीकरणों के जोड़े हो। जैसे मैंने लिखा है, मान लो कि 2x + 3y = 50। ठीक है। इसमें देखो, सबसे पहले 1 और 2, दो चर ABCD के दो अक्षर है। उसके बाद में इन पर घात भी क्या है, एक है। अक्ष पर घात कुछ नहीं तो अपन क्या मानते हैं, एक मानते हैं। उसके बाद में जितने भी समीकरण पढ़ेंगे ना, वो सिंगल समीकरण नहीं पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, जोड़े में पढ़ेंगे। एक समीकरण तो हो गया, एक मान लो लिख देता हूँ, जैसे 5x + 6y = 46। तो ये दो समीकरण हो गए। तो कहने का मतलब है, इस प्रश्नावली में अपन क्या पढ़ेंगे, दो समीकरण पढ़ेंगे, उनमें दो चर होंगे। ठीक है। और उन पर घात क्या होगी, एक होगी। तो इसे बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर वाले जो रैखिक समीकरण ना, उनका अपन युग्म पढ़ेंगे। हर प्रश्न में उसके जोड़े की बात करेंगे, सिंगल समीकरण नहीं पढ़ेंगे। ये तो नॉर्मल बेसिक हुआ। अपन बात करते हैं, यहाँ पर कुछ विधियाँ हैं कि समीकरणों को हल करने की विधियाँ। कुछ विधियाँ समीकरण को हल करने की विधियाँ। यहाँ पर कहूँ समीकरण हल करने की विधियाँ। अब देखो, समीकरण हल करने की जो विधियाँ ना, वो इसमें दो विधियाँ हैं। मेन विधियाँ कौन सी है समीकरण हल करने की, दो विधियाँ हैं। और दोनों विधियों में आपकी जो पहली विधि है वो है ग्राफीय विधि। कौन सी है, पहली विधि तो आपकी है ग्राफीय विधि। कि समीकरण को अपन कौन सी विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से, यानी ग्राफ से हल कर सकते हैं, ग्राफीय विधि। ठीक है। और सेकंड जो आपकी विधि है, सेकंड विधि आपकी है बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि है, बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि। अब आपकी जो ग्राफीय विधि है उसका तो कोई प्रकार नहीं है, लेकिन बीजीय गणितीय विधि का 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार आपका कौन सा है, पहला प्रकार आपका है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। सेकंड विधि आपकी कौन सी है, विलोपन विधि। कौन सी है, विलोपन विधि। और विलोपन के बाद में तीसरी कौन सी आपकी, वज्र गुणन विधि। कौन सी है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। अब आपकी जो ये प्रतिस्थापन विधि है, इसको अपन पढ़ेंगे, विलोपन को भी पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जो वज्र गुणन विधि ये हटा दी गई है, इसको अपने को नहीं पढ़ना है। तो देखो, समीकरण को हल करने की विधियां वो दो ही विधि हैं। दोनों में से पहली विधि ग्राफीय विधि है, दूसरी बीजगणितीय विधि है। बीजगणित के 3 प्रकार हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि को अपने को नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये हटा दी गई है सिलेबस से। आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही पढ़ना है। इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका और रहेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास छोटी सी सारणी है, उस सारणी को आपको याद करना होगा। वो सारणी देखो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे
ये सारणी है, और ये सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारणी है। इसको तरीके से देखना, पूरे जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें लगभग में यही सारणी आपकी यूज़ होने वाली है, यही सारणी है, इसी का काम है पूरा। देखो इस सारणी में यदि आपके पास पहली कंडीशन आपके पास ये होती है कि यदि आपके पास A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के, यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2, ये क्या चीज़ है? जब अपन पर्सन स्टार्ट करेंगे तो आपकी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, A1 क्या होता है, B1 क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और उनका होता है एक हल। कितना होता है? एक हल होता है। एक हल का दूसरा नाम है अद्वितीय हल। क्या नाम है? अद्वितीय। एक हल का दूसरा नाम है अद्वितीय। और जिनका कुछ ना कुछ हल होता है वो चीज़ होती है आपकी संगत। क्या होती है? संगत। तो पहली कंडीशन ये है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, तो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं और उनका हल होता है एक हल। एक हल का दूसरा नाम है अद्वितीय हल, उसे क्या बोलते हैं? अपन संगत बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि भाई A1 बटा A2 है ना, वो बराबर होता है B1 बटा B2 के, और ये भी बराबर होता है C1 बटा C2 के। तीनों चीज़ें जब बराबर होती है तो रेखाएं होती है समपाती। कौन सी रेखाएं होती है? समपाती रेखाएं होती है। और समपाती रेखाओं के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। समपाती रेखाएं होती है, और समपाती रेखाओं के हल कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? अनेक हल होते हैं। और जिसका कुछ ना कुछ हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, वो चीज़ आपकी क्या होगी? संगत होगी। तीसरी कंडीशन एक और है, ये दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन आप देखो, यदि आपके पास A1 बट्टा जो A2 है, ठीक है, वो बराबर होता है जी B1 बट्टा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है C1 बट्टा C2 के, तो रेखाएं होती है आपकी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। और जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। और जिसका कोई हल नहीं होता है वो चीज़ होती है आपकी असंगत। क्या होती है? असंगत होती है। तो आपके पास कंडीशन कितनी है? तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन A1 बटा A2, ठीक है, बराबर नहीं होता है B1 बटा B2, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक हल है। एक हल का दूसरा नाम अद्वितीय हल है या संगत है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, तीनों ही बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो रेखाएं आपकी कौन सी होती है? तो आपकी रेखाएं होती है समपाती रेखाएं होती है, और समपाती रेखा में अनेक हल होते हैं, वो चीज़ भी क्या होती है? संगत होती है। यदि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं होता है C1 बटा C2, तो समांतर रेखाएं कोई हल नहीं होता है, और वो चीज़ भी क्या आपकी असंगत होती है। अब देखो, अपन ने तीनों चीज़ें पढ़ी है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये होती क्या है? तो इनको आप देखें, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। जैसे मान लो पहली प्रतिच्छेदी रेखाओं की बात कर रहा हूँ। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसे मान लो एक रेखा तो ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, ये दोनों जब एक दूसरे को एक बार काटती है तो रेखाएं क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब कितनी बार काट गई है? एक बार आपस में दो रेखाएं काट रही है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है वो एक बार काटती है, कोई भी रेखा जितनी बार काटती है उसके उतने हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बार काटेगी तो हल कितना होगा इसका? एक हल होगा। समपाती रेखा का मतलब क्या है? समपाती रेखा का मतलब है एक रेखा तो आपके पास है, और इसी के ऊपर मान लो दूसरी रेखा है, इसके ऊपर ही क्या है? दूसरी रेखा है। एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा होती है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं बोलते हैं। समपाती रेखाएं देखो, ऊपर वाली रेखा नीचे वाली रेखा को जगह जगह काट रही है, ठीक है, हर जगह काट रही है। तो भाई एक रेखा जब दूसरी रेखा के ऊपर होती है तो उसको हर जगह काटती है, यहाँ पर भी काट रही है, यहाँ पर भी काट रही है, हर जगह काट रही है, मतलब अनेक बार काट रही है। अब अनेक बार काट रही है, जितनी बार काटती है उतने उसके हल होते हैं। अब अनेक बार काट रही है तो हल भी कितने हो जाएंगे इसके? अनेक हल हो जाएंगे। जितनी बार काटेगी उतने इसके हल है, अनेक हल है। और एक हल है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का भी हल है और समपाती रेखाओं का भी हल है। इन दोनों का हल है, इसलिए दोनों चीज़ें क्या है? संगत है। तीसरी आपकी रेखाएं कौन सी है? समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं का मतलब एक तो ऐसी रेखा है, एक ऐसी रेखा है। इनको कितना ही बढ़ा लो आप, कितना ही ऊपर बढ़ा लो और कितना ही नीचे बढ़ा लो, ये कभी नहीं काटेगी। और जो रेखा नहीं काटती है उसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता है वो चीज़ क्या होती है? आपकी असंगत होती है। प्रश्नावली 3 है, इसका जो बेसिक पॉइंट है वो सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स वो क्लियर हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 3.1। धन्यवाद।